Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about East India Company in Surat and also what were Charter of 1600, 1609, 1661 and also Surat Factory explained in detail. So let's get started. Firstly, we talk about what was the East India Company. Means East India Company क्या था ये समझते हैं. The East India Company was a private company. East India Company एक private company थी English merchants की. It was formed on 31st December 1600 by a group of traders in London, जिसे 31st दिसंबर 1600 को लंदन में ग्रुप ऑफ ट्रेडर के द्वारा फॉर्म किया गया था, बनाया गया था. देयर एम टू ट्रेड विथ ईस्ट, स्पेशली विथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म करने का मेनली पर्पस ये था, एम ये था कि जो यूरोप कंटिनेंट है उसके ईस्ट में जो भी कंट्रीज़ हैं, मेनली इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की जो भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ ट्रेड करना ही ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म करने का मेन एम था. द कंपनी वॉज आल्सो कॉल्ड, मेनली इसका जो ऑफिशियल टाइटल है कंपनी का वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, इसका ऑफिशियल टाइटल है, इसका ऑफिशियल नेम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़. ये इसका ऑफिशियल टाइटल है, ऑफिशियल नेम है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चार्टर ऑफ 1600. It was issued by Queen Elizabeth on December 31st, 1600. चार्टर ऑफ 1600 को क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा दिसंबर 31st 1600 को इशू किया गया था. दिस वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट क्रिएटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी. वह यह जो चार्टर ऑफ 1600 है ये पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, पहला लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म किया गया था, क्रिएट किया गया था. It gave the company a monopoly, that is exclusive right to trade with all countries east of the Cape of Good Hope, that is southern tip of Africa, and west of the Strait of Magellan, that is South America. मीन्स जो चार्टर ऑफ 1600 है इसी के द्वारा ही कंपनी को मोनोपोली राइट मिला था, एक्सक्लूसिव राइट मिला था कि कंपनी जो है केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ और इसके साथ साथ जो भी स्ट्रेट ऑफ मैगलन के वेस्ट में जितनी कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो है एक्सक्लूसिवली, मतलब कि उनके एक पर्सनल राइट थी, एक्सक्लूसिव राइट थी कि उनकी इस राइट में कोई भी अदर जो कंपनी है इंग्लैंड की वो इंटरफेयर नहीं करेगी. सो जो चार्टर ऑफ 1600 है वो केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में, जो कि केप ऑफ गुड होप है मेनली जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका जो साउदर्न टिप है उसे ही केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है. और केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में जो है वो मेनली जो है एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके सारे कंट्रीज़ आते हैं. इसके साथ साथ जो वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मैगलन है, जो स्ट्रेट ऑफ मैगलन है वो साउथ अमेरिका का जो है साउदर्न पार्ट है. तो मेनली जो साउथ अमेरिका के वेस्ट में और केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में जो मेनली एरिया है वो है एशिया. तो मेनली जो ये एक्सक्लूसिव राइट मिला था ट्रेड करने को कंपनी को वो मेनली अफ्रीका के कुछ कंट्री से, एशिया और अमेरिका के कंट्री से जो है एक्सक्लूसिवली जो ट्रेड करने का राइट है वो चार्टर ऑफ 1600 के द्वारा क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा जो है कंपनी को दिया गया था. इट मीन्स नो अदर इंग्लिश सब्जेक्ट कुड ट्रेड इन दिस एरिया विदाउट द कंपनीज परमिशन. मोनोपोली का मतलब ये होता है कि कोई भी इंग्लिश सब्जेक्ट में कोई भी अदर जो इंग्लैंड की जो कंपनी है वो इस एरिया में जो है ट्रेड नहीं कर सकती है बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन के बिना. It was granted for 15 years but could be revoked earlier by the Crown on 2 years of notice if trade carried by the company did not appear to be profitable. जो मोनोपोली का राइट मिला था कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो जो है 15 साल के लिए मिला था, मेनली 15 ईयर्स के लिए मिला था. लेकिन उसके साथ साथ ये भी कंडीशन थी कि यदि कंपनी जो है अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाती है, जिसमें उसका प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं होता है, तो जो क्राउन है वो जो है 2 साल पहले यानी कि 2 साल पहले जो है नोटिस दे करके उस कंपनी को के मोनोपोली को ख़त्म कर सकती है, उस कंपनी के राइट को छीन सकती है. All the members of the company work to form a general court. जो कंपनी के सारे मेंबर हैं वो जनरल कोर्ट को फॉर्म किए कंपनी के वर्क के लिए. दिस जनरल कोर्ट वॉज टू इलेक्ट एवरी ईयर अ गवर्नर एंड 24 डायरेक्टर फॉर मैनेजिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी.
ये जो जनरल कोड है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वर्क टू फॉर्म अ जनरल कोड। जो कंपनी है उसके जो सारे मेंबर्स हैं वो एक जनरल कोड को फॉर्म करते हैं, जो कि कंपनी के वर्क के लिए, जो कंपनी का बिजनेस है उसके लिए इसको जनरल कोड को फॉर्म किया गया था। इसके अलावा जो जनरल कोड है वो प्रत्येक साल जो है एवरी ईयर एक गवर्नर और 24 जो है डायरेक्टर को इलेक्ट करेगी कंपनी की जो बिजनेस है उसको मैनेज करने के लिए। द गवर्नर एंड द डायरेक्टर वर टू होल्ड ऑफिस फॉर द 1 ईयर। ये ध्यान रहे कि जो गवर्नर और डायरेक्टर है वो अपने ऑफिस को 1 साल के लिए होल्ड करके रखते थे। मीन्स उसका जो टेन्योर था वो मेनली 1 साल का था। इसके अलावा यदि कोई मेंबर है गवर्नर और डायरेक्टर उसमें कोई अपना जो फंक्शन है सही तरीके से नहीं कर पाता है तो उसको जो है उसके पद से हटाया भी जा सकता था। अगला है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द कंपनी दैट इज गिवन बाय द चार्टर ऑफ 1600। The company was authorized in its general code to make its own rules and laws for its members and servants and punish those who break them, usually with fines or imprisonment. जो कंपनी है उसके पास ये अथॉरिटी मिली हुई थी चार्टर ऑफ 1600 के द्वारा कि वो अपने जनरल कोड्स की मदद से अपने खुद के गवर्नेंस के लिए, सेल्फ गवर्नेंस के लिए रूल्स लॉज बना सकती है अपने मेंबर्स के लिए, सर्वेंट्स के लिए, और यहाँ तक कि उन मेंबर्स और सर्वेंट को पनिश करने के लिए भी रूल्स और लॉ बना सकती है जो कि अदर रूल्स और लॉ को तोड़ते हैं, ब्रोक करते हैं। मेनली जो पनिशमेंट होता था वो फाइन और इम्प्रिजनमेंट के रूप में मिलता था, ना कि डेथ सेंटेंस के रूप में। However, it could not deal with serious crime like murder. जो पनिशमेंट था वो नॉर्मल जो सिविल डिस्प्यूट्स होते थे, मेनली जो पिटी क्राइम्स होते थे उसके लिए वो पनिशमेंट मिलती थी फाइन और इम्प्रिजनमेंट के लिए। ये जो पनिशमेंट है वो सीरियस क्राइम्स जैसे कि मर्डर के लिए ये कंपनी है उसके पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो मर्डर के लिए जो किसी पर्सन को या फिर किसी मेंबर को, किसी एम्प्लॉय को पनिश कर सकें। This power was gave for the good government of itself, its servant, and for the better advancement and continuance of its trade and traffic. जो ये पावर है वो खुद के बेटर गवर्नमेंट के लिए कंपनी को मिली हुई थी चार्टर ऑफ 1600 के द्वारा। The law and punishment, however, were to be reasonable and were not to be contrary or repugnant to the laws, statutes, and custom of England. जो कंपनी को राइट मिली हुई थी, अथॉरिटी मिली हुई थी, लेजिस्लेटिव पावर मिला हुआ था कि लॉज बनाने का, रूल्स बनाने का खुद के गवर्नेंस के लिए, वो मेनली बहुत ही लिमिटेड थी, बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड थी। उन पे ये रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था कि जो भी लॉज और पनिशमेंट कंपनी देगी, ग्रांट करेगी, बनाएगी, वो मेनली जो है रीजनेबल होना चाहिए और वो कॉन्ट्रारी और रिपग्नेंट नहीं होना चाहिए उन लॉज से, उन इंस्टीट्यूट से, उन कस्टम से जो कि इंग्लैंड के हैं। Now, let's talk about the Charter of 1609. On May 31st, 1609, the Charter of the company was issued by the King James I. जो चार्टर ऑफ 1609 है वो 31 मई यानी कि 31 मई 1609 को किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा जो है, प्रथम के द्वारा जो है इशू किया गया था। द चार्टर ऑफ 1600 remained continued except the two modification. चार्टर ऑफ 1609 के अकॉर्डिंग जो है ये किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा ये कहा गया था कि जो चार्टर ऑफ 1600 है, जो भी उसमें लेजिस्लेटिव पावर वगैरह दिए गए हैं, जो भी बातें हैं वो उसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगी, सिवाय उन्होंने दो मॉडिफिकेशन किया, सिवाय दो चीज़ों के। ये जो 1600 चार्टर है वो सेम ही उसी तरीके का रहेगा, उसमें दो मॉडिफिकेशन के तहत ये चार्टर ऑफ 1609 आया। Firstly, companies trading monopoly was made perpetual, means forever, rather than just 15 years. चार्टर ऑफ 1600 में ये था कि जो कंपनी है वो मेनली 15 ईयर के लिए उसको मोनोपोली राइट मिला हुआ था कि वो ईस्ट इंडीज़ में जो है, ईस्ट इंडिया में जो है, मेनली एशिया, अफ्रीका और अमेरिकन जो कंट्री हैं, इन सारे कॉन्टिनेंट में जो कंट्री है उनके साथ ट्रेड जो है वो उनका एक्सक्लूसिव राइट था। लेकिन चार्टर ऑफ 1609 के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो कंपनी का राइट है वो परपेचुअल रहेगा, मीन्स फॉरएवर रहेगा, ना कि 15 साल तक। Secondly, the king could still cancel the charter with 3 years notice if he felt the company was harming the public good. इसके साथ साथ ये भी कंडीशन थी कि किंग के पास ये अथॉरिटी है, किंग जो है ये ऐसा कर सकता है कि वो चार्टर को जो है कैंसिल कर सकता है यदि जो कंपनी है वो पब्लिक गुड के लिए हार्मफुल रहेगी, पब्लिक गुड को नुकसान पहुंचाएगी, तो किंग जो है चार्टर को जो है 3 साल की नोटिस दे करके कैंसिल कर सकता है।
मीन्स उसकी मोनोपोली को ख़त्म कर सकता है। This charter made the company's position much stronger and more stable, allowing them to plan for long-term trade and operation. ये जो चार्टर है, चार्टर ऑफ 1609, इसमें ये कहा गया कि जो कंपनी है वो परपेचुअल रहेगी, मीन्स उसकी मोनोपोली है वो फॉरएवर रहेगी, वो हमेशा के लिए मोनोपोली गेन कर ली। इस चार्टर के अकॉर्डिंग ये कहा गया। ये अलग बात है कि बाद में उसकी मोनोपोली हटा दी गई, कई सारे चार्टर्स आए उसके बाद मोनोपोली हटा दी गई, लेकिन इसके अलावा जो ये चार्टर ऑफ 1609 है, इसके तहत जो कंपनी की पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गई, स्ट्रांग हो गई, और वो अपने लिए खुद के ट्रेड ऑपरेशन के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ वगैरह बना सकती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चार्टर ऑफ 1661. The charter issued on 3rd April 1661 by the चार्ल्स द्वितीय या फिर चार्ल्स सेकेंड। जो चार्टर ऑफ 1661 है वो 3rd अप्रैल 1661 को किंग्स चार्ल्स सेकेंड के द्वारा इशू किया गया था। बाय दिस कंपनी वॉज नाउ अलाउड टू अपॉइंट अ गवर्नर एंड अ काउंसिल इन इट्स सेटलमेंट। चार्टर ऑफ 1661 के द्वारा कंपनी को ये परमिशन मिली, ये अलाउ किया गया कि वो खुद के सेटलमेंट के लिए जो है गवर्नर और काउंसिल को अपॉइंट कर सकती है। दिस गवर्नर एंड काउंसिल दैट इज एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, जो गवर्नर एंड काउंसिल है वो मेनली एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट थी, हैड द अथॉरिटी टू जज ऑल द पीपल लिविंग अंडर देम, बोथ कंपनीज एम्प्लॉयज एंड अदर्स, दैट इंक्लूडिंग Indians, in all types of cases, whether civil, that is dispute over money or property, or criminal, that is like theft or murder. मीन्स जो कंपनी की जो गवर्नर और काउंसिल थी, जो मेनली एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट थी, ना कि जुडिशरी पावर उनके पास था, जुडिशरी नॉलेज उनके पास था, वो जुडिशरी गवर्नमेंट नहीं थी, मीन्स एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट थी, जो मेनली कंपनी के बिजनेस अफेयर्स को देखती थी, उसका मैनेजमेंट करती थी। उनको ये अथॉरिटी भी दिया गया चार्टर ऑफ 1661 के द्वारा कि वो जो है कंपनी के अंडर जितने भी लोग आते हैं उनको जो है जज कर सकती है, मीन्स उनसे रिलेटेड जो भी कंपनी के अंदर जितने भी लोग आते हैं उनसे रिलेटेड जो भी सिविल या फिर क्रिमिनल डिस्प्यूट्स होते हैं उनको जज करने का, उनको सॉल्व करने का जो है, उस पर डिसीजन देने का राइट जो है गवर्नर और काउंसिल को मिला। गवर्नर और काउंसिल जो मेनली है वो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट थे, उनके पास जो है प्रॉपर लॉ का नॉलेज नहीं था, इसके साथ साथ उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी भी नहीं थी, लेकिन चार्टर ऑफ 1661 के द्वारा उन्हें ये अथॉरिटी मिला कि वो कंपनी के अंदर आने वाले जो सारे लोग हैं उनको जज कर सकते हैं। They could even impose the death penalty for serious offenses as long as it followed English law. उनके पास ये भी अथॉरिटी थी, गवर्नर और काउंसिल के पास ये भी अथॉरिटी थी, जो कि मेनली ट्रेडर थे, उनके पास ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं था कि वो किसी भी डिस्प्यूट को, किसी भी केस को जो है हैंडल कर सकें। वो मेनली जो है लॉ का यूज़ नहीं करते थे, वो मेनली अपने सेंस का यूज़ करते थे कि क्या सही है क्या गलत है, और मेनली इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग ही वो उस केस में, उस स्पेसिफिक केस में जो है अपना जजमेंट देते थे। दे कुड इवन इम्पोज, यहाँ तक कि उनको ये अथॉरिटी मिली हुई थी गवर्नर एंड काउंसिल को कि वो डेथ पेनाल्टी को भी, मीन्स डेथ सेंटेंस को भी इम्पोज कर सकते हैं सीरियस ऑफेंसेस के लिए, जो कि इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये होना चाहिए। मीन्स जो भी केसेस वो सॉल्व करेंगी गवर्नर और काउंसिल, वो जो है इंग्लिश लॉ को के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इंग्लिश लॉ को फॉलो करते हुए होना चाहिए। This charter truly marked a turning point. The East India Company was no longer just a trading company, it was becoming a semi sovereign entity with the authority to govern and even engage in military action in its area of operation. चार्टर ऑफ 1661 के द्वारा जो कंपनी है उसके वे में, उसके रास्ते में एक टर्निंग पॉइंट आया, जो कि अब एक ट्रेडिंग कंपनी ही मात्र इंडिया में नहीं रह गई थी, उसके पास कई सारी अथॉरिटीज़ आ गई थी, और इन अथॉरिटीज़ के कारण वो सेमी सोवरन बन चुकी थी, जिसके पास जो है गवर्न करने की अथॉरिटी थी, यहाँ तक कि मिलिट्री एक्शन की भी अथॉरिटी थी। वो मिलिट्री भी, अपनी सेना भी रख सकती थी, जो कि पहले से ही रखती आ रही है, खुद के सिक्योरिटी के लिए रखते आ रही है, लेकिन इस चार्टर के द्वारा जो है मिलिट्री एक्शन के तहत जो है अपने एरिया में कई सारे ऑपरेशन भी कर सकती है। चार्टर ऑफ 1661 के द्वारा उनको ये अथॉरिटी मिल गई थी कि वो गवर्न कर सकती थी, यहाँ तक कि लोगों को पनिश भी कर सकती थी जो लोग उनके अंडर में आते हैं, कंपनी के अंडर में आते हैं, जिस कारण चार्टर ऑफ 1661 जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट लेकर आता है, और वो एक सेमी सोवरेन एंटिटी के रूप में सामने आती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सूरत फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहले हम देखेंगे कि जो इसमें टर्म है फैक्ट्री, उसका ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब होता है।
So, in the context of the East India Company, a factory was not a place where the things were manufactured. Instead, it was a trading post or business hub. It was a complex of buildings that included warehouses for storing goods, offices for the company's agent or merchants, residence, custom office for managing import or export, and also defense structure. ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो टर्म फैक्ट्री है वो इस चीज़ को डिनोट नहीं करती है, इस जगह को डिनोट नहीं करती है जहाँ पे जो है वस्तु को बनाया जाए, मीन्स थिंग्स मैन्युफैक्चर हों। इसके बजाय ये जो सूरत फैक्ट्री है, मीन्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत फैक्ट्री है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में जो फैक्ट्री टर्म है वो मेनली बिजनेस हब और ट्रेडिंग पोस्ट को जो है डिनोट करती है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग थी जिसमें वेयर हाउस, ऑफिसेज, कंपनी रेसिडेंस, कस्टम हाउस ऑफिस और डिफेंस स्ट्रक्चर होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में ही क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, इसे समझते हैं। सूरत, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ताप्ती रिवर इन गुजरात, was a bustling and rich port city during the Mughal Empire. It was a major center for trade with the Middle East and Europe and a hub for textile production. जो सूरत है वो गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे जो है एक इस्टेब्लिश एक सिटी है जहाँ पे जो मुग़ल एम्पायर के टाइम पे एक रिच पोर्ट सिटी थी, जहाँ पे कई जहाँ से जो है मिडिल ईस्ट में और यूरोप में जो है ट्रेड होता रहता था, जो कि एक हब भी था टेक्सटाइल प्रोडक्शन का, जिस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार सूरत में ही इस्टेब्लिश किया गया था। Now let's talk about Surat factory. The English faced competition from the Portuguese who were already established in the Rhine. However, after the English defeated the Portuguese in the Battle of Swali near Surat in 1612, their position in the Rhine improved. Means जो इंग्लिश लोग थे, मीन्स जो अंग्रेज़ थे वो मेनली जो है पोर्चुगीज़ से, जो कि पहले से ही उस क्षेत्र में अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किए थे जहाँ से वो ट्रेड करते थे, उनके साथ जो है इनका कंपटीशन जो है होता रहता था। जिस कंपटीशन को जो है बैटल ऑफ स्वाली के बाद जो है, जो कि सूरत स्वाली जो जगह है वो सूरत के पास की जगह है, जहाँ पे 1612 में जो है बैटल हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने जो है पोर्चुगीज़ों को डिफीट कर दिया, हरा दिया, जिसके बाद जो है इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो कंडीशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई सूरत में। The East India Company needed permission from the Mughal Empire to officially establish their factory. जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे सूरत में अपनी फैक्ट्री को जो है ऑफिशियली इस्टेब्लिश करने के लिए मुग़ल एम्पायर से परमिशन लेने की ज़रूरत थी। सर थॉमस रो एन एम्बेसडर फ्रॉम द किंग जेम्स फर्स्ट, थॉमस रो जो कि किंग जेम्स फर्स्ट के एक एम्बेसडर थे, सक्सेसफुली नेगोशिएटेड विथ Emperor Jahangir in 1615, securing permission for the English to set up factories in Surat and other places like Agra, Ahmedabad and Bharuch. जो सर थॉमस रो थे, जो कि किंग जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर थे, उन्होंने सफलतापूर्वक जो है जहांगीर से, जो कि उस टाइम के मुग़ल एम्परर थे, उनसे जो है 1650 में उन्होंने परमिशन ले लिया था कि वो सूरत में जो है अंग्रेज़ों का ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री जो है इस्टेब्लिश करेंगे। इसके साथ साथ आगरा, अहमदाबाद और बरूच में भी वो अपनी जो है फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करेंगे। इसके लिए उन्होंने परमिशन लिया था जहांगीर से, जो कि उस टाइम का मुग़ल एम्परर था। The Surat factory becoming the primary administrative center or presidency for the East India Company in वेस्टर्न इंडिया। जो सूरत फैक्ट्री है वो वेस्टर्न इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो है, यानी कि प्रेसिडेंसी जो है बन चुकी थी। इट वॉज मैनेज्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल। जो सूरत फैक्ट्री है उसे प्रेसिडेंट और काउंसिल के द्वारा जो है मैनेज किया जाता था। डिसीजन वर इनिशियली मेड बाय द मेजॉरिटी वोट विद इन द काउंसिल। काउंसिल में जो डिसीजन है वो ज़्यादातर जो है इनिशियली जो है वो मेजॉरिटी के बिहाफ पे जो है डिसीजन लिए जाते थे। द सर्वेंट ऑफ द कंपनी वर ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्की। जो कंपनी के जो सर्वेंट थे वो हायरार्की में ऑर्गेनाइज थे, लाइक राइटर्स जो कि एंट्री लेवल थी एम्प्लॉय की कंपनी में, फैक्टर्स, सीनियर फैक्टर एंड मर्चेंट्स जो कि टॉप पोस्ट थी कंपनी में।
Their official salaries were often low, but they were allowed to engage in private trade, which made serving in India very attractive. जो ये सारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे, उनकी जो सैलरी थी वो प्रायः कम थी, लेकिन उनके पास उनको ये अथॉरिटी मिली हुई थी, उनको ये पावर मिला हुआ था कि वो इंडिया के साथ जो है प्राइवेट ट्रेड भी कर सकते हैं। मीन्स वो पर्सनल ट्रेड भी कर सकते हैं, खुद भी सामान को जो है अदर कंट्री में या फिर इंग्लैंड में जो है ले जाकर उसे बेच सकते हैं, खुद भी प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं, जो कि उनके लिए एक अट्रैक्टिव चीज़ था इंडिया में सर्व करने का। मीन्स वो इसी बात से, इसी राइट से अट्रैक्ट होकर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेनली जो है एम्प्लॉय बनते थे। Sir Thomas Roe negotiation also helped the English secure some degree of self-governance within the Surat. Means they could enforce their own rules for English resident without much Mughal interference. मीन्स जो सर टॉमस रो ने परमिशन लिया था, अपने नेगोशिएशन के लिए जो परमिशन लिया था मुग़ल एम्पायर जहांगीर से, मुग़ल एम्परर जहांगीर से, उसमें ये भी था कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो इंग्लिश लोग हैं, वो अपना खुद का सेल्फ गवर्नेंस कर सकते हैं अपने एरिए में, मतलब कि सूरत में, जहाँ पे उनकी फैक्ट्री जो है इस्टेब्लिश थी। मीन्स वो खुद के लिए रूल्स बना सकते हैं, खुद सेल्फ गवर्नेंस कर सकते हैं, खुद के गवर्नेंस के लिए रूल्स बना सकते हैं अपने रेसिडेंट में, अपने जहाँ वो रहते थे, बिना बहुत ज़्यादा मुग़ल इंटरफेरेंस के वो खुद का सेल्फ गवर्नेंस कर सकते थे। इस बात का भी परमिशन जो है टॉमस रो ने मुग़ल एम्परर जहांगीर से 1615 में लिया था। अब हम लोग देखते हैं डिक्लाइन ऑफ सूरत्स इम्पोर्टेंस। जो सूरत है उसकी इम्पोर्टेंस जो है कब घट गई ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में। By 1687, the East India Company shifted its headquarters from Surat to Bombay, that is present Mumbai. 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी हेडक्वार्टर जो है सूरत से बॉम्बे शिफ्ट की, जो कि इस टाइम की मुंबई है। बॉम्बे ऑफर्ड अ बेटर नेचुरल हार्बर एंड वॉज स्ट्रेटजिकल मोर सिक्योर, स्पेशली फ्रॉम द राइजिंग मराठा पावर। जो बॉम्बे है वो सूरत से अच्छा जो है नेचुरल हार्बर को ऑफ़र कर रही थी। इसके साथ साथ बॉम्बे जो है वो बहुत ही अच्छे से सिक्योरिटी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोवाइड करा रही थी मराठा साम्राज्य से, मराठा पावर से, जो कि महाराष्ट्र में उस टाइम पे राइज कर रहे थे। This move led to a gradual decline in Surat's significance as the main East India Company hub in Western India. ये जो मूव है वो मीन्स सूरत से अपनी हेडक्वार्टर को मुंबई लाने, यानी कि बॉम्बे इस्टेब्लिश करने का, बॉम्बे में शिफ्ट करने का जो ये निर्णय था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो मेनली सूरत की जो सिग्निफिकेंस है वेस्टर्न इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी के में, जो कि सूरत की ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कि सूरत की इम्पॉर्टेंस है वेस्टर्न इंडिया में, वो कम हो गई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो हेडक्वार्टर है वो सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर ली थी 1687 में। सो ये था फुल कॉन्सेप्ट। I hope this video helped you understand the story of how the British first come to India through Surat. If you found this video helpful, give it a thumbs up, means like, share it with your friends and subscribe to my channel and keep supporting me. Thanks for watching and keep supporting me once again.